हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जेआईसी की तरफ से जो नई टेस्ट सीरीज दी जा रही है, उसी को हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 1 कल हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के साथ-साथ करंट अफेयर के प्रश्नों को भी कवर किया जा रहा है और एक वीडियो में 1 महीने की संपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को लिया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने जनवरी 2023 के सभी प्रश्नों को कवर किया था। इस वीडियो में फरवरी महीने से बनने वाले करंट अफेयर के इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो आइए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहे। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सम्मुख होगा। देखिए प्रश्न किस प्रकार है कि निम्नलिखित पर विचार करें। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कथन 3 है, 1, 2, 3। इन तीनों कथनों को पढ़ने के आधार पर आपको प्रश्न बताना है कि ये किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। ये जो उपाधियां दी गई हैं, किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ मित्रों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक और जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन करने के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विदेश देश में काम कर रहे थे? ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए इसका सही विकल्प होगा मैडम भीकामजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय। ये जो 4 व्यक्ति दिए गए, ये चारों के चारों व्यक्ति भारत से बाहर रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के लिए फांसी की सजा हुई थी? ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र केस। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर षड्यंत्र केस। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग किया गया था? ऑप्शन सर, ऑप्शन बी नाइटहुड, ऑप्शन सी केसरे हिंद, ऑप्शन डी लॉर्ड। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया था। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो पदवी त्यागी गई थी उसका नाम था नाइटहुड। वहीं अगर यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाए महात्मा गांधी के द्वारा, तो केसर ए हिंद की पदवी त्यागी गई थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कि वायसराय की कार्यकारी परिषद से किसने त्याग पत्र दिया था? तो उनका नाम आप याद रखेंगे, उनका नाम था शंकर नायर। ठीक है, शंकर नायर ये व्यक्ति थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। देखिए वेदों की संख्या 4 बताई गई है, चारों वेद आपके सामने हैं। इनमें से पूछा कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना नहीं हुई, तो वो था ऋग्वेद, क्योंकि इसकी जो रचना की गई थी वो ऋग्वेदिक काल में की गई थी। बाकी इन तीनों ही वेदों की जो रचना की गई थी वो आपके उत्तर वैदिक काल में की गई थी। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? ऑप्शन है सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्त पिटक। देखिए बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन से हैं? तो याद रखेंगे त्रिपिटक। एक तो प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों ही त्रिपिटक आते हैं। इनमें सुक्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ तीर्थ और दूसरी तरफ उनके प्रमुख दिए गए हैं। बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा।
बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है अकारा अध्यक्ष। जो अकारा अध्यक्ष होता है इसका कार्य खानों का अध्यक्ष होता था। शूना अध्यक्ष ये भूचड़ खानों का अध्यक्ष होता था। और सीता अध्यक्ष ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। तो ये तीनों के तीनों आपके सही सुमेलित हैं, अर्थात सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। यहाँ जो 4 घटनाएं दी गई हैं इनमें से अंतिम स्थान पर कौन सी घटना आएगी ये आपको बताना है। बताइए कौन सी घटना अंतिम स्थान पर आएगी। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये 1829 में लगाया गया था। उसके बाद आया रॉलेट अधिनियम, ये कब आया, तो रॉलेट अधिनियम आपका 1990 में आया। उसके बाद आया वुड डिस्प्लेच, ये जो वुड डिस्प्लेच आया ये 1854 में आया। उसके बाद आया वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, और वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में। तो हमको जब इनके कालक्रम में लगाएंगे तो हमसे पूछा कि अंतिम स्थान पर कौन आएगा, तो सबसे अंतिम में जो आएगा वो आएगा रॉलेट एक्ट। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में याद रखेंगे, बुडिस्ट प्रेस के बारे में और वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के बारे में। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे। यहाँ पूछा गया कि समकालीन नहीं थे। ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर, सॉरी माफ कीजिए, बाबर के समकालीन नहीं थे, वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनका जो जन्म होता है वो 1532 में होता है। ठीक है, 1532 ईस्वी से लेकर और 1600, इनके जन्म की कहानी है 1623। 1532 में जन्म हुआ, 1623 में मृत्यु होती है, बात हो रही है तुलसीदास की। जबकि बाबर का जो कार्यकाल होता है वो 1530 में समाप्त हो जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके सम्मुख है, सही विकल्प होगा जोनाथन डंकन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोनाथन डंकन ने 1791 में कोलकाता में एक कॉलेज खोला था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज खोला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख देखिए किस प्रकार का है। प्रश्न है कि कन्नौज राजधानी थी। ऑप्शन आप सभी के सम्मुख है, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कन्नौज मोखरी शासकों की राजधानी थी, जिसमें हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा ये लोग यहाँ पर राजधानी करते थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, कह रहा है कि कुमार पाल चरित्र, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो इसके लेखक हैं जयचंद सूरी। कर्पूर मंजरी ये बहुत चर्चित पुस्तक है, ये राजशेखर की है कर्पूर मंजरी। ललित विग्रह राज, इसका भी चर्चा काफी होता है, तो ये आपकी सामदेव की है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवर दाई की है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1, 4 और 3, तो 21, 43, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। यहाँ पर 2 कथन है। पहला, यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। तो बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला भी कथन सही और दूसरा भी कथन सही है। देखिए बात करेंगे कैलाश मंदिर की, और ये कैलाश मंदिर कहाँ पर है, एलोरा। एलोरा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। इसका सही विकल्प क्या होगा, तो ये द्रविड़ शैली में, दूसरा इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं का बताएंगे इनमें से कौन एक सही सुमिलित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सही सुमिलित नहीं है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, मलूक दास। ठीक है, मलूक दास सही सुमिलित नहीं है। अब मलूक दास का जन्म राजस्थान में नहीं होता, मलूक दास का जो जन्म होता है
वो वर्तमान के प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? बताइए। ऑप्शन आपके सम्मुख है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद बिन तुगलक। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात की जाए तो ये 1296 में गद्दी पर बैठता है और ये 1316 तक गद्दी पर बैठता है। तो ये इसका कार्यकाल होता है। ठीक है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मुगल काल में मदद ए मनसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? एक तो बात की जाएगी मदद ए मनसा, ये क्या है, इसके बारे में क्या क्या सही है। आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला है कि इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व युक्त अनुदान भूमि से था। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी। ये भी बिल्कुल कथन सही है। तीसरा, ग्राही के पास यह भूमि आनुवांशिक रूप से रहती थी। ये भी बिल्कुल कथन सही है। याद रखेंगे मदद ए मनसा क्या था, उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, मोहम्मद एग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़, मेयो कॉलेज दिल्ली या दिल्ली कॉलेज दिल्ली। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना थी वो आपकी ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा में शिक्षा देने के लिए कोलकाता में की गई थी और इस कॉलेज की जो स्थापना की थी वो उस समय तत्कालीन जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ भाषा दी गई है। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? 18वां प्रश्न है। बात करेंगे भारत मित्र, तो भारत मित्र आपका हिंदी में होता था। प्रजा मित्र ये गुजराती में था। राष्ट्रमत ये मराठी में था। नायक ये गलत हो जाएगा। नायक जो समाचार पत्र था ये अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं होता था। नायक आपका बंगाली, जिसे बांग्ला कहते हैं, बंगाली या बांग्ला भाषा में होता था। तो बंगाली आप याद रखें या बांग्ला। ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत है। अगला है राजा राममोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पूछा गया कि जो जूरी अधिनियम था वो किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है। जिसका विरोध राजा राममोहन राय ने किया था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी 1826 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की मदद से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए इनको पहले क्रम में लगाएंगे, फिर उसके बाद कूट के माध्यम से इनका जवाब देंगे। सबसे पहले दिया गया वेद समाज। तो वेद समाज की जो स्थापना होती है वो 1864 में होती है, अर्थात ये 1864 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1864। फिर आता मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो 1863 में होती है। फिर आता एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1784 में होती है। फिर आता आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में होती है। तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में होती है। तो अब आप इसको क्रम से लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले आएगा आपका 1700 वाली घटना, यानी सबसे पहले नंबर 3 आएगा। ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन गलत, ये वाले ऑप्शन गलत। 3 आ गया भाई, 3 आ गया, इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 के बाद फिर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे फिर आएगा आपका देखिए 1839, ये सबसे छोटी संख्या है। तो आएगा आपका 5। तो 5 किसमें? ये। तो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विदेशी यात्री और दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? बात यहाँ पर करेंगे अल मसूदी। तो अल मसूदी जो आया था ये महिपाल के शासनकाल में आया, बिल्कुल सही है। रोल्फ फिंच की बात करें तो ये अकबर के समय आया, ये भी बिल्कुल सही है। डोमिंगो पायस की बात की जाए तो ये अच्युतदेव राय की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। डोमिंगो फिस्सो था ये पुर्तगाली शासक था और इसने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो वहां पर अच्युतदेव राय शासन नहीं था।
वहां पर था कृष्ण देव राय। कौन था आप याद रखेंगे, उस समय था शासक कृष्ण देव राय। फ्रांसिस्को पेलपोस्ट, ये जहांगीर, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित मिलाप हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है शारदा नदी, नुब्रा नदी, मंदाकिनी नदी या मानस। सही विकल्प होगा, ऑप्शन आपके सामने है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं। मिलाप हिमनद, मिलाप हिमनद कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है, यहाँ से शारदा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करें नुब्रा नदी की, तो नुब्रा नदी का जो उद्गम है वो सियाचिन से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? तो सियाचिन से इसका उद्गम होता है। यहीं पर कुछ और नदियां दी गई हैं, जैसे मंदाकिनी की बात की जाए तो ये समेरू ग्लेशियर से होता है। ठीक है, समेरू ग्लेशियर से होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है, दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दूसरा कथन है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीप भारत का या प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। तीसरा कथन है, मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन है कि सभी कथन सत्य हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है, ये सभी बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। बात इस तरीके से करेंगे, ये जो भारत का मैप बना हुआ है, ठीक, आप इस तरीके से यहाँ से सुमेलित कर सकते हैं। एक एक करके इनको लगाएंगे कौन से राज्य में है। सबसे पहले बात करेंगे, नागरहोल दिया गया है, तो नागरहोल आपका जो देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये नागरहोल है, तो हम यहाँ एन बना देते हैं नागरहोल से। ठीक है, ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा नागरहोल। तो नागरहोल कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। आप यहाँ फिर समझ सकते हैं तमिलनाडु है। दूसरा जो कथन दिया है, कन्नूर दिया है। कन्नूर आपका कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों याद रखें, कन्नूर केरल में पड़ता है, जो आपका यहाँ देखने को मिलेगा केरल में। ठीक है, तीसरा जब हम देखेंगे तो यहाँ दिया गया हमारा जंजीरा। जंजीरा हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जंजीरा आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन दिया आपका सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग भी आपका महाराष्ट्र में है, तो आप पाएंगे कि सिंधुदुर्ग जो पड़ता है वो आपका महाराष्ट्र में यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमसे पूछा है कि सबसे दक्षिण में क्या है, तो आप सबसे दक्षिण में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? नागरहोल। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कि इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागरहोल। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख, पूना की संधि 1817 में निम्नलिखित में से किस परिणाम थी? यानी जो पूना की संधि हुई थी वो क्यों हुई थी, इसका क्या परिणाम था? ठीक है, एक तो डेट याद रखनी है, पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। अब इसका जो कारण था वो आपको बताना है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से लेकर 18 के बीच हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और अंग्रेजों की तरफ से, तो आंग्ल का अर्थ होता है अंग्रेज और मराठा का युद्ध यानी मराठा, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग में काल चल रहा था, और जो मराठा थे उनकी तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए थे। इस प्रकार इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय हुई थी, और उसके परिणाम स्वरूप पूना की संधि कराई गई, जो थी आपके 1817 में। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारक है, इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। कथन कह रहा है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, कारण सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। सही कथन का आपको चयन करना है, बताइए। यहाँ पर जो पहला दिया गया है कथन, ये कह रहा है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल सही है। कारण है कि सूर्य की किरणें इसकी गैसों को चमकीला करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है, और हमसे पूछा कि इनमें से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, चलिए एक एक करके समझेंगे। बात करेंगे सबसे पहले खस जनजाति की, तो खस जनजाति आपकी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। हम शॉर्ट में लिख देंगे खस जनजाति आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक तो देखिए यूके अर्थात उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। वहीं दूसरी आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और तीसरी आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो ये खस जनजाति। दूसरी है तमरिया जनजाति, तो तमरिया जनजाति भी आपकी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, तो ये बिल्कुल सही है। हमसे बोला है कि सही सुमेलित है,
तो ऑप्शन नंबर बी तमरिया जनजाति झारखंड में। तीसरी जनजाति लिम्बूस जनजाति, तो लिम्बूस जो जनजाति दी गई है आपकी, ये आपकी तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, ये आपकी दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है, तो सिक्किम में। आगामी जनजाति की बात की जाए तो ये दोस्तों आसाम में नहीं पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पर, याद रखेंगे, नागालैंड में ये पाई जाती है, ये यहाँ पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो आप सभी जनजातियों को याद रखें, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की है? बताइए, रबी समूह की फसलें कौन कौन सी हैं? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न हो जाएगा। देखिए, रबी में एक तो जौ बोया जाता है, चना, मटर, सरसों, गेहूं, ये सभी रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? यहाँ बोला गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। बताइए। अब आप सभी क्या करें, जितने भी गर्म झरने हैं सभी एक बार नोट कर लें, ठीक है, जिससे कि गर्म झरने से जब भी प्रश्न पूछा जाए आपका प्रश्न गलत ना हो। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कोनाल एक झील है। ये झील कौन से राज्य में? तो ये झील आपकी तमिलनाडु राज्य में है। बात करेंगे मडकड़, ये आपका गर्म झरना है। दूसरा तप्ता पानी, ये भी आपका गर्म झरना है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और तप्ता पानी आपका उड़ीसा में पड़ता है, उड़िया में पड़ता है। तो ये दोनों गर्म झरने हैं। ब्रजेश्वरी की बात करें, ये भी गर्म झरना है, और ये जो ब्रजेश्वरी है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो ये सभी गर्म झरने हैं। ये आपका जो ऑप्शन बी दिया गया, ये आपकी एक झील है जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, यूरेनियम के लिए, कोयला, हीरा या सोना। सही विकल्प होगा, ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे, सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? बताइए, सन स्पॉट सर्कल कितने वर्षों का होता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी 11 वर्षों का। याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? बताइए, इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित धारा है? ऑप्शन है कनारी धारा, लॉकलैंड धारा, हम्बोल्ट धारा या लेब्राडोर की धारा। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, ये हम्बोल्ट की धारा कहाँ पर बहती है? तो आप याद रखेंगे, ये पेरू जो है ना, पेरू लीमा, वहां पर ये बहती है। तो पेरू धारा के जो पेरू है उसके दक्षिण में ये दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन आपके सम्मुख है, विकल्प आपके सामने है, आंसर आपको टिक करना है। कौन कौन से देश से होकर मकर रेखा गुजरती है ये आपको याद रखना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि कौन से देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। वहां पर इसका सही विकल्प होगा बोलीविया। बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती, जबकि नामीबिया से, चिली से और मेडागास्कर से मकर रेखा गुजरती है। अगर आप सर्कल की बात करें तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे, ये एक सर्कल है और इसमें ये जो रेखाएं होती हैं ये आपकी भूमध्य रेखा होती है, इससे ऊपर कर्क रेखा होती है, इससे नीचे मकर रेखा होती है। तो मकर रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं ये आपको याद रखना होगा, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं ये भी याद रखना है, और भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्गम होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरा दे रहा है कि भूकंपी तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। इस प्रश्न का आपको सही विकल्प बताना है। तो ये दोनों के दोनों कथन आपके क्या है? हमसे बोला असत्य कथन चुने, तो दोनों के दोनों कथन आपके असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कथन आपके असत्य हैं। देखिए, भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्गम होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, भूकंप मूल कहते हैं, ना कि अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरे में भूकंपी तरंगों का जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। यानी इस प्रश्न की अगर गलती अगर आप ढूंढेंगे तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपकी यहाँ होनी चाहिए, यानी ये एक दूसरे की जगह पर ट्रांसफर होनी चाहिए, तब दोनों कथन सत्य होते। इसीलिए दोनों के दोनों कथन आपके असत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। बताइए, ज्वालामुखी गैसों में
विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा जल वाष्प। या मित्रों, जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न आपके सम्मुख है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए, एक तरफ पर्वत चोटियां टाइप की दी गई, दूसरी तरफ महाद्वीप दिए गए हैं। कह रहा एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका, ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका। आपको बताना है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। बताइए इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। एटलस की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, उत्तर दक्षिण अमेरिका में। ओकावांगो द्रोणी ये भी बिल्कुल सही है, और एबिसीनिया का पठार ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है अगुलहास वेशन स्थित है। बताइए, प्रश्न पूछा गया कि अगुलहास वेशन स्थित है, कहां पर है ये? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। अगुलहास वेसिन हिंद महासागर में स्थित है, अर्थात ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। जब आप दक्षिण अफ्रीका का मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दक्षिण अफ्रीका का मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका मैप है, और आपको ये दक्षिण जो अफ्रीका है ना, ये आपका देखो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर ये होगा, ये दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में आप देखेंगे यहाँ पर आपको अगुलहास वेसिन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता? यानी भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता उस देश का आपको नाम याद रखना है। स्पेन, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया। सही विकल्प होगा जॉर्डन। या मित्रों, जॉर्डन जो देश है ना, ये आपके एक तरीके से मृत सागर से सीमा बनाता है। किससे? मृत सागर से सीमा बनाता है। स्पेन भूमध्य सागर से लगा हुआ है, टर्की लगा हुआ है, सीरिया भी लगा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागर से जो सीमा लगाते हैं वो लगभग 21 देश लगाते हैं। कितने देश लगाते हैं? 21 देश लगाते हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन। जॉर्डन की जो रेखा है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती, जबकि मृत सागर से लगती है। अगला प्रश्न है भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है। अगर आप कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोबर ने ही भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप में प्रभावित करने की संभावना होती है? बताइए, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित करने की संभावना होती है? सही विकल्प होगा मानव को, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? आरओ का फेवरेट क्वेश्चन है। आरओ का फेवरेट क्वेश्चन है। पिछले बार भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, और इस बार भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आप याद रखेंगे पोलिनेशिया। ठीक है, बताइए पोलिनेशिया का द्वीप नहीं है, ये आपको याद रखना है। पोलिनेशिया का द्वीप नहीं है। ठीक है, पोलिनेशिया के प्रमुख द्वीपों को पहले तो आप नोट करना चाहें तो कर सकते। तो देखिए टोंगो है, ठीक है, एक तो टोंगो आपको देखने को मिलेगा। एक समोआ, समोआ ये भी देखिए पोलिनेशिया का द्वीप है। एक आपको इसी में हवाई देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आपको इसी में हवाई देखने को मिलेगा। इसी में एक टुवाकू देखने को मिलेगा, टुवाकू। ठीक है, ये सब इसी में आपको कुक देखने को मिलेगा, कुक। ये सभी के सभी आपके पोलिनेशिया के द्वीप हैं। तो इनमें से आप देखिए कौन सा नहीं है। देखिए टोंगा है, कुक है, समोआ है, यानी गिलबर्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिलबर्ट जो आपका दिया गया है ये माइक्रोनेशिया द्वीप समूह का अंग है। ठीक है, किसका है? तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये माइक्रोनेशिया, ये माइक्रोनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और एक कारक। बताइए, देखिए कथन पढ़ेंगे कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोच्चतम विकास हुआ है। कारक है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। सही कथन का चयन करना है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थानीय पवन और दूसरी तरफ प्रभाव क्षेत्र दिया गया है। बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। बात करेंगे सबसे पहले
काराबोरॉन, ये जो काराबोरॉन दिया गया ये स्थानीय पवन है। प्रभावित क्षेत्र यानी तमरिन बेसिन यानी मध्य एशिया होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ब्लेजर्ड, ये जो ब्लेजर्ड दिया ये आपकी कनाडा से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ब्लैक रोलर, ये दक्षिण अमेरिका, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, अभी बताएंगे किससे जुड़ा हुआ है। अगला है सामोन, ये ईरान, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ समझेंगे ब्लैक रोवर जो दिया गया ये दक्षिण अमेरिका दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह होना चाहिए उत्तरी अमेरिका। क्या होना चाहिए? उत्तरी अमेरिका होना चाहिए था, तब आपका ये सही होता। तो ये आप याद रखेंगे, ब्लैक रोलर जो हवाएं हैं या स्थानीय पवनें हैं ये उत्तरी अमेरिका में चलती हैं, ब्लेजर्ड आपकी कनाडा में चलती हैं, काराबोरॉन आपकी मध्य एशिया में और सामून आपकी ईरान में चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये पॉलिटी का। निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रशेखर राव। इसका सही विकल्प होगा चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री रहे और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? बताएंगे किसका उल्लेख नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है प्रेमबल में। यहाँ संप्रभु, समाजवादी, कल्याणकारी या लोकतांत्रिक। सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो इसका सही विकल्प होगा कल्याणकारी। कल्याणकारी राज्य की बात होती है तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में होना चाहिए, डीपीएसपी में होगा। यहाँ पर प्रस्तावना में संप्रभुत्व, समाजवादी और लोकतंत्र शब्दों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पुनर्विचार का पात्र है, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। सही विकल्प होगा आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57 कहता है कि एक व्यक्ति पुनः निर्वाचन होने के लिए योग्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन और कारक दिए गए जिनके आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। अब एक कथन कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कारण है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। तब दोस्तों आप याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माफ कीजिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये व्याख्या नहीं है, ये भी याद रखना है। क्यों? देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, जबकि जो भारत का जो राष्ट्रपति संसद लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी हुई सदन होती है, तो वो किसी की भी योग्यताओं को धारण कर सकता है, अर्थात लोकसभा के सदस्य की योग्यता रख सकता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प अगर आपसे बोला जाए तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य नहीं है? उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य नहीं है। पहला है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी कथन बिल्कुल सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 साल तक नहीं कार्य कर सकता, वो केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान संशोधन और दूसरी तरफ प्रावधान दिए गए हैं। बताइए, देखिए 52वां जो संविधान संशोधन होता है, ये 52वां संविधान संशोधन जो आपका होता है, इसमें दल बदल जो 10वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया, तो पहले का पहला हो जाएगा। फिर आता है आपका 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आता है आपका 61वां संविधान संशोधन। तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही नागरिकों की जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये भी बिल्कुल सही है। अगला 74वां संविधान संशोधन, सॉरी माफ कीजिए 73वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से ही तो 9वें जो भाग है उसमें संशोधन किया गया। ये सभी के सभी सुमेलित हैं, ये सभी के सभी सुमेलित हैं, तो इसका विकल्प क्या होगा? 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे पाएंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कितने दिन पहले देनी होगी? तो इसका सही विकल्प होगा 14 दिन पहले। किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले
सूचना देना अनिवार्य है, तभी आप उसको हटा सकते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा, किसी भी मेंबर को हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वो आपका किया गया था, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1955 में। इसके अध्यक्ष आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, वो आप कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? ये प्रश्न अभी हम ऊपर देख कर आ रहे हैं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 92वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और इसी अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। आर्टिकल आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आर्टिकल जो 1 दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या है। जब तक आपको आर्टिकल के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इनके बारे में नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 249 में क्या दिया गया है। तो इसके अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें? राज्य सूची में। तो यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 109 की तरफ बढ़ेंगे, तो 109 आर्टिकल में क्या दिया गया है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 109 आर्टिकल आपको पता राज्यसभा से जुड़ा नहीं रखता, तो ये भी नहीं होगा। फिर 312 आता है, तो आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई, ये राज्यसभा से संबंधित है, तो एक तो ये सही होगा। 110 में धन विधेयक वगैरह के बारे में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। यहाँ देखिए स्पष्ट दिया गया कि मूल कर्तव्य नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। बात हो रही है यहाँ पर मूल कर्तव्य की। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 51 का की बात करें तो यहाँ पर भी मूल कर्तव्य का उल्लेख दिया गया है। वहीं मूल संविधान में इनकी संख्या नहीं थी, इनको 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया। उस समय इनको 10 शामिल किया गया था। समिति पूछी जाती है, किस समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया था? उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए पहला दिया गया है तो वन, झील, नदी, अन्य जीव जंतुओं की रक्षा करें, ये बिल्कुल हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा, देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का आदर करें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। मतदान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो सही विकल्प होगा आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में ये सारी बातें स्पष्ट लिखी गई हैं। ठीक है, कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तो आर्टिकल 13 इसका जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 कहता है कि संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, तो इनमें साधारण बहुमत के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है वेतन और भत्तों में। ठीक है, मेंबर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। वहीं आर्टिकल 55 की अगर बात करें तो आर्टिकल 55 में क्या दिया? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 162 की बात करें तो इसमें राज्य की कार्यपालक शक्ति के विस्तार की बात की गई है। आर्टिकल 368 की बात की जाए तो संविधान संशोधन के बारे में वर्णन दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्पष्ट दिया गया नहीं है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर दिया गया धर आयोग। ठीक है, तो पहले तो समझिए धर आयोग क्या है। तो धर आयोग का जो गठन होता है वो जून
1948 में होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा जेबीपी समिति, आपने पढ़ा होगा जेबीपी समिति। जेबीपी समिति का जो गठन होता है वो दिसंबर 1949 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला आपके फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का जो गठन होता है वो दिसंबर 1953 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आपकी दी गई है, माफ कीजिए यहाँ पर जो जेबीपी समिति दी गई है वो दिसंबर 1948 में होना चाहिए, यहाँ पर या 49 दिया है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर 1948 होना चाहिए था, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अगस्त, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमसे बोला कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है जेबीपी समिति, ये दिसंबर 1948 में गठित की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के बारे में सत्य है? क्या पूछा है? स्थगन प्रस्ताव के बारे में सत्य है। पहला ऑप्शन है, इसका तात्पर्य है मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। हमें बोला गया कि सत्य कथन की पहचान करनी है, तो ये कथन आपका गलत है। दूसरा, इसका तात्पर्य है बजट प्रस्तावों में कटौती करना, ये भी बिल्कुल गलत है। हमें स्थगन प्रस्ताव के बारे में बताना है। ठीक है। तीसरा, इसका तात्पर्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, ये बिल्कुल सही है। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना ही स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ कथन दिए गए हैं। पहला है, इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। दूसरा है, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, खरीद मूल्य यानी पीपी तथा आवंटन मूल्य यानी आईपी का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देता है। तीसरा है, केंद्र सरकार इसकी संतुष्टियों को मानने के लिए बाध्य है। आप बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा? दोस्त याद रखेंगे, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल केवल दूसरा आपका सही है। केवल केवल दूसरा आपका सही है, तो पहला भी गलत और ये भी गलत। अगला प्रश्न आप देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? याद रखेंगे, यहाँ पूछा गया है विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तब आपका आंसर होना चाहिए 2004-2005 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बताइए, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, उड़ीसा राज्य। ठीक है, इस राज्य ने 1970 में लोकायुक्त विधेयक पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ गठन वर्ष दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है। एक एक करके समझेंगे। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसकी जो गठन होता है वो 20 फरवरी 1987 को होता है, यानी पहला हमारा सही है। दूसरे, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को होता है, ये भी सही है। गोवा की बात की जाए तो गोवा का गठन 87 में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। 85 दिया है, इसका गठन 1987 में होता है। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम का गठन 1987 में होता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा। इनसे बोला कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 3 गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, बताइए, कृषि उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन आपके सम्मुख है, किसके आधार पर? याद रखेंगे, निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा और विद्युत की खपत द्वारा। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन और कारक, इसके माध्यम से आपको जवाब देना है। अब एक कथन कह रहा है कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। कारण है, मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला कथन होगा, सॉरी माफ कीजिए, अगला प्रश्न होगा, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्या है? बताइए, मुद्रास्फीति का प्रभाव बढ़ती हुई कीमतों के क्या है? याद रखेंगे, क्रम से है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विषय, दूसरी तरफ आर्टिकल दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं शब्द दिया गया है, आराम से पढ़ेंगे, प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए एक एक करके समझेंगे। प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो आर्टिकल 330 का में दिया गया, ये बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है।
परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 82 यानी आर्टिकल 81 दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल 82 होना चाहिए, तो ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं का आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे कहते हैं, बताइए। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं के आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? तब दोस्तों याद रखेंगे, उसे कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। दूसरा, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही विकल्प होगा केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। किसका? विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? यहाँ पर चार एक तरीके से बैंकें दी गई हैं। सबसे पहले दिया गया, देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1975 में होती है। दूसरा दिया गया अग्रणी ग्रामीण योजना, तो अग्रणी ग्रामीण योजना की जो स्थापना है वो 1969 में होती है। तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना 1955 में होती है। अगला आपका नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। हमसे बोला कि अंतिम स्थान पर क्या आएगा, तो आएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा। एक कथन और दूसरा कारण है। कथन कह रहा है कि केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्व माना है। कारण है कि मंदी की स्थिति का उपचार करने के लिए मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। हमें सही कथन का चयन करना है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बात और मैं आप सभी को बताऊं, जब भी कथन और कारक वाले प्रश्न आए तो 99% अगर आप लोग श्योर नहीं हैं और तुक्का लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करें ज्यादातर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा कि मार्शन मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है सामाजिक विकास, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या राजनीतिक विकास। सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है, कि जो वैश्विक गांव के संकल्पना की जो भविष्यवाणी की गई थी वो परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित थी। अगला है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में जो घाटे की मुख्य या वित्त व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका आर्थिक विकास के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका सही विकल्प होगा फ्लोरोसेंट पाउडर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके दिए गए कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2 दी गई है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? देखिए, सबसे पहले समझेंगे, जो क्लोरोमाइसेटिन दिया गया है इसका संबंध होता है टाइफाइड नासी से। आगे क्रिस्टल वॉलेट, तो क्रिस्टल वॉलेट का जो संबंध होता है वो प्रतिरोधी से होता है। कलाएं खंज दिया गया है, इसका जो संबंध होता है ये आपके केसरी दाल से होता है। और न्यूमोनोकिल का जो संबंध है ये आपके कोयला खनन से होता है। अब आप इसको सम्मिलित करेंगे तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है। बताइए मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है, सही विकल्प होगा क्षय रोग से। क्षय रोग को ही टीबी रोग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? ऑप्शन आपके सम्मुख है, सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बताइए UCIN, इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो जादूगोड़ा में है, ऑप्शन नंबर जी। ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी जो स्थापना की गई थी तो वो कब की गई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना की गई। जादूगोड़ा कौन से राज्य में पड़ता है? तो सभी साथी याद रखेंगे, जादूगोड़ा झारखंड, ऑप्शन नंबर
सी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्त याद रखेंगे, भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा दिया गया था, ठीक है, वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो वो थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे कभी समय पूछा जाता है, तो ये 1985 से लेकर 1990 तक चली थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि एंजाइम होते हैं, बताइए, एंजाइम होते हैं, सही विकल्प होगा। ठीक है, बताइए फटाफट, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम? याद रखेंगे, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? बताइए, कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिंस, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल और दूसरी तरफ प्रजातियां दी गई हैं। बात करेंगे आंवला, तो आंवला की कंचन है, ये बिल्कुल सही है। सरसों की बात करें तो इसकी वरुणा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मटर की बात करें तो मटर की प्रजाति को सपना कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भिंडी, भिंडी की प्रजाति को सूर्या, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भिंडी की प्रजाति को सूर्या, ये गलत हो जाएगा। तो ऊपर के तीनों सही सुमेलित है, ऑप्शन डी गलत है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब चक्र है। दूसरा है, क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से संपन्न होता है। अब बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? दोस्त याद रखेंगे, इसका सही विकल्प होगा, दोनों के दोनों जो कथन दिए गए हैं, ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? बताइए, कवक और उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। अब बताइए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक मूल। याद रखेंगे, कवक मूल ही हैं जो आपको कवकों उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, दूसरा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो पहला भी कथन सही, दूसरा भी कथन सही। तीसरा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। तो ये भी कथन सही। तो दोस्त याद रखेंगे, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये बिल्कुल सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये भी कथन सत्य है। और तीसरा, किसी भी मनुष्य की आंख का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है, ये तीनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ और दूसरी तरफ उपयोग दिए गए हैं, बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है यहाँ पर देखिए वेनार्डिल, ये जो पहला दिया गया वेनार्डिल, ये प्रत्यहिस्टोमीन है, तो ये तो बिल्कुल सही दिया है। दूसरा, कार्बन टेटा क्लोराइड, ये अग्निशमन की बात कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीसरा, टेक्सटॉल, ये कैंसर रोधी दवा, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, सारी की सारी जो चीजें दी गई मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है नाइट्रो सेलुलोज संश्लेषित रबड़, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नाइट्रो सेंसुलेस होता है, ये विस्फोटक होता है, क्या होता है? याद रखेंगे, ये विस्फोटक होता है, विस्फोटक होता है। तो ये होना चाहिए विस्फोटक, ना कि एसेल्यूलोज रबर। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही विकल्प होगा हेरेपिन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हेरेपिन को ही एंटीथ्रोबिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीस्क्लेराइड होता है, इसकी वजह से ही रुधिर में थक्का नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हेरेपिन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किसका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? बताइए, तीव्र गति से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला और लाल। अगला प्रश्न है, स्यूडोमोनास सोलेनेरियो नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? याद रखेंगे, स्यूडोमोनास सोलेनेसियोरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? सही विकल्प होगा विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए। इतना जबरदस्त प्रश्न है।
निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। देखिए, भारत के मैप को अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का भारत का मैप बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का भारत का मैप बनेगा। और यहाँ पर जब हम नदियों को दर्शाएंगे तो हमसे बोला पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, नदी इस तरीके से जा रही है, ये नदी है आपकी गंगा। ठीक है, ये आ गई गंगा। उसके बाद दूसरी नदी आपकी आती है गोमती, इस तरीके से गंगा में मिलती है। फिर आते हैं आपकी घाघरा, ये भी गंगा में मिलती है। फिर आते हैं आपकी गंडक, ये भी गंगा में मिलती है। तो इसी प्रकार पहले गंगा आएगी, उसके बाद आपकी दूसरी नदी आएगी आपकी गोमती। तो गंगा और गोमती देखिए कहाँ दी है, ये भी गंगा गोमती नहीं है, गोमती यहाँ दे दिया, ये भी गलत। फिर गंगा गोमती, गोमती के बाद जो तीसरी नदी आती है उसका नाम है घाघरा। तो गंगा गोमती घाघरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इटावा घराना प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए। याद रखेंगे, इटावा घराना आपका शरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है। तो देखिए, याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान जो दिया गया है घनत्व के मामले में वो गाजियाबाद को दिया गया है। हमसे बोला कि द्वितीय स्थान पर कौन सा होगा, तो इस क्रम में याद रखेंगे वाराणसी हमारा द्वितीय स्थान पर आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर वाराणसी और तीसरे स्थान पर हमारा लखनऊ आता है। तो कभी भी जब हमसे प्रश्न पूछा जाए प्रथम स्थान तो गाजियाबाद, द्वितीय स्थान आपका वाराणसी और तृतीय स्थान लखनऊ। वहीं अगर पूछा जाए अंतिम स्थान किसका आता है तो साथीगढ़ याद रखेंगे ललितपुर, इस मामले में ललितपुर, माफ कीजिए ललितपुर इस मामले में अंतिम स्थान पर है, जिसका जनघनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है, यानी शिशु लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है। तब आप याद रखेंगे वो जिला आपका बलरामपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, वो जिला आपका बलरामपुर है। वहीं अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम में आपका ये आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, आपके लिए न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम के मामले में आपका गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा और शीर्ष तक के मामले में आपका बलरामपुर। अगला प्रश्न है, कथन कारक के माध्यम से। कथन कह रहा है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, कारण है पौधे में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्रदान या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता चुका हूं, इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर एक नंबर ही सही होता है, ए तथा आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। अब आइए इसके डिटेल को पढ़ते हैं। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन्हीं पौधों को खाने से भोजन प्राप्त होता है और इन्हीं पौधों को खाने के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए दोनों ही कथन सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन से कीटभक्षी पौधे के रूप में सत्य है या कीटभक्षी पौधे के संबंध में सत्य है। पहला, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, तो आप याद रखेंगे ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा, ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो याद रखेंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कीटभक्षी पौधों की, तो ये भी बिल्कुल कथन सत्य है। अगला कह रहा है कि ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों ही कथन सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। दूसरा, पोटेशियम वातोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। इस प्रकार आपको बताना कि कौन से कथन सही हैं। तब दोस्तों पहला भी कथन सही और दूसरा भी कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे इसका जो गठन किया गया था वो आपका किया गया था, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएं, 1983 में। 1983 में इसका गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, ये आपकी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाए, ग्रेटर नोएडा, सॉरी माफ कीजिए गौतम बुद्ध नगर में। किसमें, गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए पहला दिया है कि IIVR, यानी क्या दिया, IIVR। ठीक है, दूसरा है IIPR, तीसरा IISR और फोर्थ है IIHR।
ये आपको सुमेलित करके बताने हैं कौन किससे जुड़ाव रखता है। ठीक है, अब ये क्या है IIVR, चलिए इसकी फुल फॉर्म के आधार पर हम समझेंगे। पहला दिया गया, देखिए हमारा जो ये दिया गया है इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च हमारा वाराणसी में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है IIPR, ऐसे समझ लें IIPR, इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, पल्स रिसर्च, ये हमारा कानपुर में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा हमारा IISR क्या, इसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर रिसर्च या शुगर केन रिसर्च, ये हमारा लखनऊ में, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ हमारा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ हमारा अपने आप सही हो जाएगा। ये दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, क्योंकि HR दिया है, HR तो हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये हमारा बेंगलुरु में हो जाएगा। इस प्रकार सही विकल्प की तरफ बढ़े, आप पाएंगे चारों ही विकल्प सही है, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न इसी प्रकार होगा, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था? याद रखेंगे 24 जनवरी को ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब ये पहली बार कब मनाया गया था, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 2018 को। पहली बार कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितने % है? दोस्तों याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240 और 928 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है। अब इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इस क्षेत्रफल का जब % निकाला जाएगा तो 7.33% निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन दिया गया आपके सामने यहीं पर कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में की गई थी। हमसे बोला कि असत्य कथन कौन से हैं? दोस्तों इनमें से एक भी कथन असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। सभी कथन आपके कैसे हैं? ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं कि भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई, ये बिल्कुल सही है। राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई, ये भी कन्हें पॉइंट सही है। अगला एक तरफ मेला और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। जैसे रामायण मेले की बात की जाए तो रामायण मेला आपका चित्रकूट से जुड़ाव रखता है। किससे? चित्रकूट से। वटेश्वर मेला आगरा से। कलिंजर मेला बांदा से, कलिंजर का किला भी बांदा में है। इसी कलिंजर किले को जीतने के संबंध में शेषासुरी की मृत्यु हुई थी। अगला शोरो, ये कासगंज में। तो सभी सुमिलित हैं 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 पहला सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? तो दोस्तों 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख आपने पढ़ा है प्राचीन इतिहास में, उनमें से 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे। उन्हीं में से आपको बताना कि मथुरा के आसपास कौन सा महाजनपद था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए शूरसेन। ठीक है, शूरसेन ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। माता टीला बांध की बात करें तो माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध की अगर हम दोस्तों बात करें तो राजघाट बांध भी हमारा बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें तो ये भी हमारा बेतवा नदी पर है। राणा सागर बांध की बात करें तो ये हमारा बेतवा नदी पर नहीं है। राणा सागर बांध हमारा किस नदी पर है? तो दोस्त याद रखेंगे राणा सागर बांध हमारा चंबल नदी पर है। राणा सागर बांध हमारा किस नदी पर है? तो सॉरी, राणा सागर नहीं, माफ कीजिए, बाण सागर बांध है, माफ कीजिए, यहाँ पर बाण सागर बांध दिया गया है। ठीक है, बाण सागर बांध, और बाण सागर बांध आपका सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर है। तो ये माता टीला, राजघाट बांध और रानी लक्ष्मी बांध, ये तीनों के तीनों आपके बेतवा नदी पर है। तीनों के तीनों आपके बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा। पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निगम आयोग की स्थापना हुई थी। बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? इसका सही विकल्प होगा अप्रैल 1994। कब की गई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न है
कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ देखिए मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। हमसे बोला कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला गोविंद देव मंदिर, ये मथुरा में, ये बिल्कुल सही है। दशावतार मंदिर ललितपुर, ये भी बिल्कुल सही है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, तो दोस्तों याद रखेंगे रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर में नहीं है, ये आपका सोनभद्र में है। कहाँ पर है ये? याद रखेंगे ये सोनभद्र में है। ठीक है। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी, ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। कजरी की बात करें, कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जुड़ाव रखता है। आला की बात करें, आला ये बुंदेलखंड से जुड़ाव रखता है। वहीं अगर रसिया की बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र से जुड़ाव रखता है। कीर्तन गीत की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कीर्तन आपका एक लोकगीत नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। ये लोकगीत की जगह क्या होगा? लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, देखिए कथन कह रहा है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये तो कथन सही है। इसी दिन नामसार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और ये चीज इसके लिए परिभाषित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा कि नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है, बताइए। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है, इसका सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प होगा तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, बीच में कुछ रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उन सभी प्रश्नों का सम्मिलित करके एक वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का क्या होगा, तो फिर टेस्ट नंबर 1 हो चुका है, आज टेस्ट नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो इन दोनों ही टेस्टों से मिलकर जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे वो तीसरे वीडियो में हम सम्मिलित कर देंगे, यानी जीएस का तीसरा अलग होगा, मैथ रीजनिंग का मिलाकर एक हो जाएगा। तो 2 टेस्टों को मिलाकर एक टेस्ट बनाया जाएगा मैथ रीजनिंग का, उससे आप लोग अवश्य सॉल्व करें, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में 15 प्रश्न बनने वाले हैं। अब करंट अफेयर के प्रश्नों को आइए कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में डस्टलिन 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया? याद रखेंगे डस्ट लिंक 2023 नामक सैन्य अभ्यास भारत के साथ कौन सा देश शामिल था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बताइए बायो एशिया 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ठीक है। करंट अफेयर के प्रश्न है तो ज्यादा डिटेल भी नहीं होती इनकी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? याद रखेंगे दोस्तों, चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा की थी फरवरी महीने में। उस चक्रवात का नाम आपसे पूछा है, वो था गैब्रियल। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे न्यूजीलैंड में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था गैब्रियल, इसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? इसका सही विकल्प होगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि एमफैक्स 2023 है, बताइए एमफैक्स 2023 है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी युद्धाभ्यास, ऑप्शन नंबर सी। अब ये युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच हुआ है? याद रखेंगे ये आपके भारत की तीनों सेनाओं के बीच हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यहाँ पर यूनिसेफ के माध्यम से चुना गया है, उस अभिनेता का नाम आप बताएंगे। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट का स्थापित करने की घोषणा की गई है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर गांव हरियाणा में, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य था, इसका सही विकल्प होगा तुर्की सीरिया में आए भयंकर भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना।
ये भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस संघ या संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है? यानी वो कौन सा संगठन होगा जो कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल डीजल पर नई बिक्री कल प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान करेगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्त याद रखेंगे, यूट्यूब का वर्तमान में सीईओ कौन है? इसका सही जवाब होगा नील मोहन, ऑप्शन नंबर बी, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। जी हाँ दोस्तों, लंदन में भारी ट्रैफिक के कारण बहुत धीमे गाड़ी चलाई जाती है। इसी मामले में हमारे भारत का जो नंबर 1 शहर उसका नाम है बेंगलुरु और दूसरे स्थान पर आता है ये, ठीक है, वैसे विश्व में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में रियाना बरमानी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया, वह किस देश से बिलोंग करती हैं? इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। ठीक है, ये रियाना बरमानी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब देशी महिला है, वो सऊदी अरब से बिलोंग करती हैं। अगला, फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोटॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपे हैं? इसका सही विकल्प होगा ये मॉरिशस को सौंपे हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दुबई में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? बताइए, जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। सही विकल्प होगा राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्तांतरित समझौते प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए हैं? उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। सही विकल्प की बात करें तो दोनों कथन आपके सत्य होंगे, पहला भी और दूसरा भी। याद रखेंगे, यायात्सो झील आपकी लद्दाख का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, इस योजना का उद्देश्य है? तो सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। ये तो थे दोस्तों आज की वीडियो में फुल मॉक टेस्ट के माध्यम से 140 प्रश्न। आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपने इन 140 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। जिस भी मित्र के 80+ अंक हैं वो श्योर हो जाए अपने आप को लेकर कि उसका प्रीलिम्स एग्जाम रुकने वाला नहीं है। बाकी आप सभी लोग अपने अपने कमेंट करेंगे, बताएंगे कैसा लगा वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हमने फरवरी महीने की करंट अफेयर को देखा है, साथ साथ जीएस के प्रश्नों को देखा। अगली वीडियो में हम मार्च महीने की करंट अफेयर को देखेंगे, साथ साथ उससे बनने वाले जीएस के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।